हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो बॉल ओपिनियंस। और हमें आईपीएल 2026 के पहले फाइनलिस्ट मिल चुके हैं और वो कोई और नहीं, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट हैं आरसीबी। ताबड़तोड़ एक मैच जीतते हुए फाइनल में पहुंच चुकी है। और वो कहते हैं ना जिसे कि जीटी को आरसीबी ने धूल चटा दी, मतलब लिटरली धूल चटा ही दी लिटरली। और क्या मतलब मैच था, मतलब क्या तो उनका प्रदर्शन था यार, क्या मतलब स्मूथली जीते हैं एकदम। कोई ऐसा लगा कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मतलब ऐसा लग रहा था उनके बाएं हाथ का खेल है। इट्स लाइक चाइल्ड्स प्ले फॉर देम, इट्स लाइक पीनट्स फॉर देम। बहुत मतलब आरसीबी, सही बता रहा हूँ, अभी पिछले साल जो नेक्स्ट बड़ा ये इनका होगा ना ऑक्शन होगा, नेक्स्ट बिग ऑक्शन होगा, तब तक तो आरसीबी सेट है। मतलब है ना, कोई टीम उसके टक्कर की भी नहीं आ रही है अभी इस टाइम पे। कभी कभी क्या, हाँ कुछ टीमें हैं, एसआरएच हो गई, जीटी हो गई, जो अच्छा खेलती हैं, बट नो वन इज़ अबव आरसीबी। सब आरसीबी के नीचे ही आ रहे हैं। अभी कितना भी अच्छा खेल लो, आप आरसीबी से अच्छा नहीं खेल सकते। दे हैव लाइक एवरीथिंग कवर्ड, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, सब कुछ उनका कवर्ड है। मतलब उनका कैप्टन, जिसे कहते हैं ना कि, चलो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले मैच का देख लेते हैं। तो अगर मैच में देखें तो कल भाई ताबड़तोड़ बैटिंग करी है रजत पाटीदार ने, ताबड़तोड़। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि रजत पाटीदार इज़ अ बीस्ट, लिटरली ही इज़ अ बीस्ट एंड ही इज़ अ मैन ऑफ बिग ओकेशंस। आप अभी कुछ समय पहले, कुछ 1-2 साल पहले एमपी रणजी ट्रॉफी जीती थी, उसमें भी रजत पाटीदार ने उस सीज़न बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था रजत पाटीदार ने। कैप्टन तो मेरे को नहीं लगता, कैप्टन शायद थे नहीं थे, मेरे को याद नहीं है, बट उस रणजी सीज़न में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और फाइनल में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ही इज़ द मैन ऑफ बिग ओकेशंस। और जो रिकॉर्ड रजत पाटीदार का है ना प्लेऑफ्स में, वो किसी और बैट्समैन का मेरे को तो नहीं लगता किसी और बैट्समैन का है, ठीक है ना। जैसे 2022 में उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी थी, एक 50 भी मारी थी। उनका लास्ट ईयर भी अच्छा प्रदर्शन था प्लेऑफ्स में। इस साल भी हमने देख लिया पहले ही क्वालिफायर में उनका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। ही इज़ द मैन ऑफ बिग ओकेजन्स। और उनके अलावा आप देखें, उनको स्टार्ट अच्छा मिल रहा था, वेंकटेश अय्यर ने अच्छा फॉर्म दिखाया था, पर वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद पाडिक्कल और विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। बीच में ऐसा हुआ था कि उनके लगातार विकेट गिर गए थे, 3 विकेट हो गए थे उनके, 2 विकेट दोनों आउट हो गए थे, ये विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल। मतलब 10 ओवर में उनके लगभग 100 रन पे 3 विकेट थे, आप देख लो, ठीक है। उसके बाद रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या ने जो इनिंग्स खेली है, रजत पाटीदार ने लास्ट के 5 ओवर्स में उन्होंने अराउंड 86 रन्स बनाए थे, 86-87 मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट हाँ 86 रन्स बनाए थे लास्ट के 5 ओवर में। किसी भी बॉलर को, चाहे वो रबाडा हो, राशिद खान हो, मतलब किसी भी बॉलर को उन्होंने बख्शा नहीं है। बड़े से बड़ा बॉलर उनके सामने, प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा, आगे जेसन होल्डर, सबको उन्होंने धोया है अच्छे से। और मतलब है ना, मेरे को बीच में कहीं ना कहीं यार शुभमन गिल का भी थोड़ा सा ऐसे लगा कि जैसे 2 ओवर है ना राशिद के अच्छे गए थे, 2 ओवर राशिद के अच्छे गए थे, तो उनको 10वें ओवर या 11वां ओवर उनको देना चाहिए था। हालांकि 10वां ओवर अच्छा डाला था जेसन होल्डर ने, 2 विकेट ले लिए थे, बट उसके बाद उनको 1 ओवर देना चाहिए था जल्दी ही, मतलब 11वां ओवर देते थे, 12वां देते थे। क्योंकि यार कोई कितना भी है ना, मतलब कैसा भी पिच हो, बट राशिद खान इज़ अ वेरी बिग, इज़ अ लेजेंड बॉलर। आप देखें ना, उनको हर एक पिच पे खेलने का, हर एक लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है। और 2 ओवर में उनके 8 या 9 रन ही गए थे, तो आप उनको 1 ओवर दे सकते थे, बट बहुत लेट आए थे वो ओवर डालने। मेरे ख्याल से 14 या 15 ओवर के बाद ही आए थे वो डालने, जब एक कुलश्रेष्ठ करके जो इनका बॉलर है, क्या नाम था, कल कौन खेल रहा था, हाँ कुलवंत खेजरोलिया, इनके 1 ओवर में 28 रन गए थे, 14th ओवर था, उसके बाद वो आए थे। तो उसके बाद राशिद खान को भी उन्होंने बहुत अच्छे से हिट किया था, लास्ट ओवर में बहुत रन खाए थे राशिद खान ने। 1 ओवर अगर पहले दे देते ना, तो वो फ्लो में अच्छा, मतलब अच्छे फ्लो में दिख रहे थे, अच्छी निक में दिख रहे थे राशिद, वो अच्छा ओवर डाल देते। लेकिन थोड़ी सी टेक्टिकल मेरे को लगता है यहाँ पे मिसप्लेसमेंट हो गई। और
सही बताऊं तो कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज़, और हाँ कल भी भाई रजत पाटीदार के 2 कैच छूटे। एक कैच तो टफ था, पीछे की तरफ गया था, तो कीपर भी भाग रहा था और फील्डर भी भाग रहा था, तो वो कैच तो मैं मानता हूँ टफ था। लेकिन एक रबाडा के पास कैच आया था, वो ईजिली मतलब कैच कर सकते थे। वो कोई ईजिली तो नहीं कहूँगा, पर कैच हो सकता था। आगे थोड़ा सा आगे जाके उनको कैच करना था। हाथ में भी आ गया था उनके, बॉल उनके हाथ में भी आ गई थी। सॉरी गाइस, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है। मेरे यहाँ पे पावर कट हो गया है, तो मैं नेचुरल लाइट में ही वीडियो बना रहा हूँ। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक कैच रबाडा ने छोड़ा जो आराम से हो सकता था, वो डिफाइनिंग कैच था। उस टाइम पे रजत पाटीदार 20 रन पे थे। उसके बाद बहुत महंगा पड़ा वो कैच छोड़ना जीटी को। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हर एक बॉलर मिनिमम 9 रन्स के लिए तो गया ही है, 9 रन्स पर ओवर। उनका सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे वो राशिद खान ही थे। आप देख सकते हैं 9.67। और ये जो 29 रन है ना, इसमें से 9 रन तो उनके 2 ओवर में ही थे। 20 रन गए लास्ट के ओवर में जो उन्होंने डाला, लास्ट मतलब उनका जो खुद का तीसरा ओवर था उसमें। और कुलवंत खेजरोलिया ने पहले ओवर में खाली 3 रन दिए थे, 3 रन, है ना। उसके बाद दूसरे ओवर में उन्होंने 28 रन ठुकवाए, तभी उनके 2 ओवर में 31 रन है। और बैटिंग भी आप देखिए कि सबने मतलब अच्छी बैटिंग करी है, अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बट द पिक ऑफ द बैट्समैन वाज रजत पाटीदार। मतलब उन्होंने आप कितना भी मतलब क्रिटिसाइज़ कर लो मेरे को, या कितना कुछ बोल लो कमेंट्स में, भले डिस्कस कर लो, बट दिस इज़ द टाइम वी शुड, BCCI शुड थिंक अबाउट रजत पाटीदार सीरियसली। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी वीडियो में, ही इज़ दी बेस्ट मिडिल ओवर्स बैट्समैन राइट नाउ इन इंडिया। और उनको आप T20 सेटअप में नहीं खिला सकते, ठीक है, समझ में आता है। इनफैक्ट आप T20 में भी खिला सकते हो उनको, सूर्य कुमार यादव की जगह खिला सकते हो। वनडे में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनका कोई यार मतलब कल मैं बैटिंग देख रहा था, कोई ऐसा रिस्की शॉट नहीं लगा कि भाई बहुत ही है ना मतलब एग्रेसिव खेल रहा है, रिस्क टेकिंग शॉट्स हैं। कुछ ऐसे रिस्क टेकिंग शॉट्स नहीं थे उनके। शॉट्स एकदम क्लीन जा रहे थे, क्लीन हिट्स थे उनके। 2 कैच जो थे वो उन्होंने दिए थे, उसके अलावा बाकी उन्होंने क्लीन हिट्स मारे थे। तो दिस इज़ टाइम सीरियसली, BCCI शुड सीरियसली थिंक अबाउट रजत पाटीदार, गेटिंग रजत पाटीदार इनटू इंडियन सेटअप। ये होना ही चाहिए। मतलब अब तो बैक टू बैक उन्होंने दूसरा फाइनल खिलाया है RCB को। और मैं स्टार्टिंग में जो मैं कह रहा था ना, बाद में डिस्कस करते हैं, तो एक चीज़ आपने, एक कहावत है अगर आपने सुनी हो तो, अ टीम इज़ एज गुड एज इट्स कैप्टन। और ये चीज़ हमने कई जनरेशंस में देखी है। आप देखो तो जो 2000s की ऑस्ट्रेलियन टीम थी उसमें भी हमें यही दिखता था, रूथलेसनेस दिखती थी। रिकी पॉन्टिंग ने जो एक ऑरा सेटअप कर रखा था टीम अपना और टीम का, तो एक डर पैदा कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद 2010s की जो इंडियन टीम थी, कामनेस दिखती थी एक, है ना। धोनी का जो मतलब माइंडसेट था कि काम रह के चीज़ों को करो, अपने इंस्टिंक्ट पे जाओ, तो टीम भी आपको है ना, भले कितनी भी बुरी सिचुएशन फंस जाए, काम दिखती थी, ठीक है। रोहित शर्मा की जो टीम थी 2010s की मुंबई इंडियंस की, वो आपको एक स्ट्रैटेजिक टीम दिखती थी कि मैं इस स्ट्रैटेजी के साथ आया हूँ तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ जाऊँगा। और टीम में भी वो माहौल दिखता था कि भाई हमारा काम ये है, हम यही करते रहेंगे, चाहे हम बॉलर रन्स के लिए जा रहे हैं, बट उनकी लाइन एंड लेंथ वही रहेगी जो उन्होंने डिसाइड किया है किसी बैट्समैन के लिए। तो यही चीज़ हमें RCB की इस टीम में अभी दिख रही है। मतलब रजत पाटीदार का जो एक है ना, वो चीज़ है ना कि हर हालत में हमें जीतना है, हर हालत में जीतना है। और उनके जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से वो यूज़ करते हैं। विराट कोहली हो गए, कृणाल पांड्या हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए। मतलब आप देखिए कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, कोई बात ही नहीं करता इन लोगों की यार, है ना। तो भी अभी कितने इफ़ेक्टिव प्लेयर हैं ये। अभी भी इनका बहुत गेम बाकी है, इनमें से बहुत गेम निकाला जा सकता है, और वो रजत पाटीदार ने निकाला है। और उनकी भी है ना रूथलेसनेस दिखती है टीम में कि मतलब किसी भी हालत में असली एग्रेशन उनकी टीम में अब है। जो हम विराट कोहली के टाइम पे कहते थे ना कि विराट कोहली अग्रेसिव कैप्टन है, ये विराट कोहली अग्रेसिव कैप्टन है, अग्रेसिव प्लेयर हैं, बट साथ ही साथ वो बहुत इमोशनल प्लेयर भी है। इमोशंस में आके इंसान है ना बहुत गलत डिसीजंस लेता है। एज ए कैप्टन ये आपको कभी सपोर्ट नहीं करता। बट रजत पाटीदार को मैंने कभी नहीं देखा कि इमोशंस में आके उन्होंने कुछ
मतलब उल्टा सीधा डिसीजन लिया हो। जो उनके दिमाग में है ना कि मेरे को इस प्लान के साथ जाना है और आई एम श्योर कि दिस प्लान विल वर्क, तो वो उसी हिसाब से करते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छा उन्होंने आरसीबी को मतलब पूरा एकदम पलट दिया है। ऑल्सो बैक रूम जो स्टाफ है उनकी भी बात करनी पड़ेगी। एंडी फ्लावर हो गए, मो बोबैट हो गए उनके, और दिनेश कार्तिक है उनके पास, जो इतने टाइम आरसीबी में खेले तो उनको पता है कि मतलब ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रखना है, कौन सा प्लेयर कैसा है। तो उनके स्टाफ की भी है ना बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी। वहीं हम दूसरी ओर देखें कल के मैच में, तो आप जीटी की इनिंग्स देखिए भाई। जीटी मैं ना रविचंद्रन अश्विन के पॉडकास्ट सुनता हूँ रोज़, बहुत अच्छे पॉडकास्ट रहते हैं उनके, बहुत मतलब आप डेफिनेटली यू शुड लिसन टू हिम। और है ना वो बार बार एक ही चीज़, उनका एनालिसिस बहुत अच्छा है, रवि अश्विन का बहुत अच्छा एनालिसिस है रवि सर का। तो वो हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि जीटी है ना एक ऐसी टीम है जो 180 से 200 के बीच का टारगेट दोगे तो वो आराम से चेस कर लेगी। और उनके बॉलर्स का काम भी यही है कि भाई अब सामने वाली टीम को 180 से 200 के बीच में रोको या उससे कम में रोको, और फिर हमारे बैट्समैन आके 180 से 200 बना देंगे, जिसमें हमारे जो टॉप 3 बैट्समैन हैं वो खेलेंगे अच्छा, बाकी जो रही सही कसर होगी वो हमारे बाकी के थोड़े बहुत बैट्समैन आके पूरा कर देंगे, ठीक है ना। और उन्होंने कहा था ये उनके लिए एक प्रॉफिट भी है और ये नुकसान भी है, प्रोज और कॉन्स दोनों भी है, क्योंकि जीटी बहुत इंटेलिजेंट स्टाफ है उनका, खासकर आशीष नेहरा जी हैं जो उनके हेड कोच हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने अपने होम ग्राउंड को बहुत अच्छे से बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ किया है। एक ही ग्राउंड पे खेलते हैं, कोई दूसरी टीमों की तरह कोई उनका मार्केटिंग प्लान नहीं है कि हमारा होम ग्राउंड आधे मैच इधर आधे नहीं, एक ही ग्राउंड है उनका, उसी पे खेलते हैं और अलग अलग टीम को अलग अलग पिचेस देते हैं, है ना। कोई बैट्समैन जिनके अच्छे हैं उन अपने बॉलर्स के हिसाब से वो पिच बनाते हैं, किसी को रेड सॉइल पिच है, किसी को ब्लैक सॉइल पिच है। ब्लैक सॉइल पिच पे आपकी है ना बॉल थोड़ी दब के नीचे जा रही है, तो उस हिसाब से वो फिर है ना अपने बॉलर्स भी खिलाएंगे, राशिद खान को खिलाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग देंगे उस टाइम पे, है ना। और मोहम्मद सिराज को उसमें ओवर ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वो अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे बॉलिंग डालते हुए ब्लैक सॉइल पिच पे। तो आप जैसे ही इस कंडीशन से बाहर निकलते हो ना, होम कंडीशन से, तब प्रॉब्लम आती है। और कल यही प्रॉब्लम जीटी के साथ आई। होम कंडीशंस थी नहीं, लेकिन उनका जो प्लान था वो सेम होम कंडीशंस वाला ही था, उसी तरीके से वो खेले। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला लिया, बहुत सही है मतलब, क्योंकि बाद में धर्मशाला में मैच था तो ड्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कोई भी कैप्टन होगा वो पहले बॉलिंग करने का ही फ़ैसला लेगा। तो एक ड्यू फैक्टर था, इसलिए उन्होंने मतलब है ना पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला लिया। लेकिन रन इतने लीक कर दिए ना, इतने ज़्यादा 254 रन हो गए, तो ऑलरेडी टीम एक है ना मेंटल प्रेशर में आ जाती है कि यार 255 का टारगेट चेस करना है। प्लस बीच में भाई मिड इनिंग्स में पता नहीं कौन सा शो हुआ कल, कौन सा मतलब डांस शो था या सिंगिंग शो था, क्या था मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया क्यों, ज़रूरत क्या थी उसकी। तो एक माइंडसेट के साथ बैट्समैन बैठा होता है कि यार चलो ठीक है 15 मिनट का ब्रेक है, हमें चालू करना है। वो 15 मिनट का ब्रेक आधे घंटे का हो गया, थोड़ा एंग्जाइटी भी बढ़ती जाती है जितना टाइम जाता है, कि आपको होता है ना कि यार एग्ज़ाम से पहले कि जल्दी एग्ज़ाम हो, ख़त्म करें, एग्ज़ाम में जाए हम, है ना। तो वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई मिड इनिंग्स में क्या शो हुआ, क्या हुआ, उसका ज़रूर डेफिनेटली जीटी के ओपनर्स पे असर हुआ होगा। और इस वजह से एक प्रेशर ऑलरेडी था, 250 रन्स का टारगेट था 255 का, फिर ये मिड इनिंग्स में है ना पता नहीं क्या इनका शो हो गया, टाइम और गैप और बढ़ गया, ब्रेक और बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें कंबाइन करके उसके बाद अब बॉलर्स तो थे ही, मतलब बैंगलोर के पास भुवनेश्वर हैं, जॉश हेजलवुड है, कृणाल पांड्या है, प्लस कल जेकब डफी भी खेल रहे थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट बाय लगते हैं मेरे को तो आरसीबी के। बहुत मतलब लास्ट ईयर के नंबर 1 T20 बॉलर थे, तो वो भी खेल रहे थे। हालांकि उन्होंने थोड़े बहुत रन्स लीक किए, थोड़े बहुत क्या ज़्यादा ही रन्स लीक किए, बट 3 विकेट भी लिए उसके साथ में इम्पॉर्टेंट। और
आप देखोगे स्कोर शीट में, मैं स्कोर शीट लगा देता हूँ गुजरात टाइटंस की, तो यहाँ पे एक उन्होंने साई सुदर्शन को आउट किया, बट वो साई सुदर्शन वाला बहुत अनलकी लगा मेरे को, तो उनका हिट विकेट हो गया। उन्होंने 4 मार दिया था और वो बैट उनके हाथ से ऐसे छूट के पीछे से जाके विकेट पे लगी जाए, मतलब उन्होंने ऐसे पुल शॉट मारा और यहाँ से बैट छूट गई और पीछे जाके विकेट पे लग गई, तो अनफॉर्चुनेट था। उसके अलावा उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया और राशिद खान को आउट किया, तो उन्होंने विकेट लिए अच्छे। और एज़ यूजुअल हमारे एवरग्रीन आप देखो भुवनेश्वर कुमार तो है ही, 7 की इकनॉमी से उन्होंने रन दिए यार, मतलब क्या बताऊँ भुवनेश्वर कुमार, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है भुवनेश्वर कुमार यार अब तक इंडिया में क्यों रेगुलरली नहीं खेल रहे। मेरे को इफ़ आई डोंट नो, यू बिलीव इट और नॉट, जसप्रीत बुमराह के बराबर के ही बॉलर हैं भुवनेश्वर कुमार, उनको इतने मौके नहीं मिले, लिटरली उनके बराबर के बॉलर हैं। बीच में थोड़ा बहुत फॉर्म इधर उधर हुआ था और उनको निकाल दिया, नहीं तो अगर आप उनका स्टार्टिंग देखोगे ना, मैंने उनको स्टार्टिंग से देखा है भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी का लगभग आसपास ही वो हुआ था, क्या कहते हैं अपना डेब्यू हुआ था, तो 2013 की बात है शायद ये, जो मतलब उनकी स्टार्टिंग में स्विंग थी 5-6 साल तक लगभग उनका है ना, बॉल स्किड भी होता था, स्विंग भी होता था, सीम होता था, बहुत तगड़ी बॉलिंग थी, अभी भी है। अभी उन्होंने और ज़्यादा मतलब वापस से जब ये कमबैक किया है ना आरसीबी में आके, तो और ज़्यादा शार्प हो गए हैं वो। तो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों इतना अंडररेटेड है ये भुवनेश्वर कुमार, उनको रेगुलरली ही खिलाना चाहिए, टेस्ट सेटअप में तो खिलाना ही चाहिए, पता नहीं क्यों उनका इतना मतलब अंडररेटेड है, समझ में नहीं आता। इसके अलावा आप देखो तो कृणाल पांड्या ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी यार, 4.57 की इकनॉमी है, मतलब कृणाल पांड्या तो पता नहीं क्या अपना एक नया ही मतलब है ना वो लेके आ गए, बॉलिंग का एक नया ही रूप लेके आ गए, अपना बाउंसर्स डालते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनके एक्सपेरिमेंट। और मैं वही बताऊंगा, रवि अश्विन ने ये चीज़ बोली थी कि कृणाल पांड्या है ना आरसीबी के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हैं। कल भी जैसे 2 विकेट एकदम से गिर गए थे तो कृणाल पांड्या ने आके उनको संभाला था। बॉलिंग में भी जब रन लीक हो रहे होते हैं तो कृणाल पांड्या आके रन की गति पे एकदम ब्रेक लगा देते हैं। तो कृणाल पांड्या इज़ लाइक चीट कोड फॉर आरसीबी। जैसे वो धुरंधर में वो बंदा होता है ना बलोच BLA का जो हेड होता है, बलोचियों का हेड, खिरानी नाम होता है शायद, खिरानी साहब, तो उस टाइप से ये कृणाल पांड्या आरसीबी के खिरानी साहब है। तो मतलब अमेजिंग, मतलब है ना आरसीबी इज़ ऑल सेट और जीटी के पास एक दूसरा मौका है। तो गाइज़ ये था कल के मैच की समरी, और आरसीबी डायरेक्ट पहुंच गई है फाइनल में, और आरसीबी यहाँ से सीधा फ़्लाइट पकड़ेगी अहमदाबाद की। उनके पास एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, 31 को फाइनल है, तो कल जैसे 26 को मैच था तो उनके पास 27, 28, 29, 30 आराम से 4 दिन का टाइम है। रेस्ट भी करें, प्रैक्टिस भी करें, आराम से उनके पास टाइम है। और जीटी जा रही है मुल्लनपुर, न्यू चंडीगढ़ वाले स्टेडियम में, क्योंकि जो क्वालिफाइड 2 है वो होगा मुल्लनपुर में। और आज हमें पता चलेगा, आज का मैच है राजस्थान और SRH का। हालांकि इस मैच में SRH का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है मेरे को, बट यू नेवर नो, राजस्थान कैन सरप्राइज यू लाइक इट सरप्राइज्ड यू इन द प्ले ऑफ इन द क्वालिफिकेशन फॉर प्ले ऑफ्स। तो लेट्स सी आज के मैच में कौन जीता है और जीटी से कौन मिलता है मुल्लनपुर में, जो कि मैच होगा 29 को। तो आप देखो जो टीम ये एलिमिनेटर खेल रही है, एलिमिनेटर जो खेल रही है उसको हर मतलब बैक टू बैक मैचेस खेलना है। जैसे 27 को एलिमिनेटर हो गया, उसके बाद 29 को उनका क्वालिफाइड 2 है, और फिर 31 को फाइनल्स है। तो इन केस अगर वो क्वालिफायर 2 भी जीत जाती है, जो एलिमिनेटर वाली टीम है, जो एलिमिनेटर जीत के आएगी, तो उनको फाइनल खेलना पड़ेगा एक दिन बाद। तो बहुत फटीग रहेगा, बहुत ट्रैवल भी हो गया और सब कुछ हो गया, मैचेस भी हो गए, इतना लंबा सीज़न भी है। तो लेट्स सी, ये मतलब अब खाली 3 मैच बचे आईपीएल में, देखते हैं कि कौन सी टीम अपना दूसरा कप लेके जाएगी इस साल।
दिस वॉज ऑल फॉर मी फ्रॉम माई साइड. आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रतीक साइनिंग ऑफ. और अब हम कल के मैच के बाद बात करेंगे कल के मैच की. तो आपकी क्या राय है, कौन जीतेगा मैच? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. गुड नाइट. टेक केयर.